नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। मैंने आपको बोला था यूनिट नंबर 1 में हम 19 टॉपिक्स हम ये सीरीज़ कर रहे हैं जहाँ पे यूनिट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन-कौन से सवाल इस बार यूजीसी नेट में आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो हमने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 1 तो हमने कर लिए, निकल कर आए कितने 19 सवाल। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यूनिट नंबर 2। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से मास्टर कर लिए तो इकोनॉमिक्स में जेआरएफ आपके पास है। बात करते हैं अपन मेरे बारे में थोड़ा सा। आपको पता है, फुल 6 ईयर 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, 6 साल टीचिंग एक्सपीरियंस, पब्लिश्ड ऑथर एट 15, और बाकी तो सब आप ड्रिल तो जानते ही हैं। लेट अस गेट टू द बिजनेस एट हैंड। बात करते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले बन पड़ता है क्या क्या आपने सोचा था कि आ, अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? 12वीं में अगर आपने पढ़ा था तो कुछ तो पढ़ा था ना सर? क्या पढ़ा था आप बताइए मुझे। स्क्रीन पे देखिए एक बार, स्क्रीन पे देखिए और मुझे बताइए कि सबसे पहले आपने 12वीं में नेशनल इनकम नाम से कुछ तो पढ़ा हुआ सर, राष्ट्रीय आय। अच्छा, मैं बता दूं, ये जो राष्ट्रीय आय और रिलेटेड कंसेप्ट है, स्टैटिक कंसेप्ट है। ठीक है, स्थिर कंसेप्ट है, स्टैटिक है, ज्यादा इसमें हेर फेर का सवाल है ही नहीं। बहुत इजीली पूछ लेगा, जीडीपीएफसी एनडीपीएफसी कैलकुलेट करो, ये वो करो। कभी कभार पूछ लेगा कि डिस्पोजेबल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम की तीनों मेथड्स को कैलकुलेट करने के लिए। पर मैंने ये ट्रेंड देखा है कि इसके न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा आ नहीं रहे। आई हैवंट सीन इट, एटलीस्ट नॉट फॉर लेट्स से 5 से 6 साल। जितना मेरा 6 7 8 पेपर्स का एनालिसिस हुआ है, मेरे को सीधे न्यूमेरिकल तो नहीं दिखे हैं। पर हम तो भी इंश्योरेंस के लिए करेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल नेशनल इनकम से बनता क्या है, राष्ट्रीय आय से बनता है। भारत, नॉट इंडिया सर जी, भारत के राष्ट्रीय आय से सवाल पूछ लेते हैं। क्या पूछेंगे सर? पूछेंगे क्या, 51 से लेके 81, 1951 से 1981 ग्रोथ पैटर्न पूछ लेंगे आपसे। ये पूछ लेंगे कि जीडीपी कौन से 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट था और क्या परसेंटेज था। ठीक है, कभी कभार ये पूछ लिया। तो ऐसे करके आपको फंसाने वाला पूरा यहाँ पे डायनेमिक पोर्शन आ जाता है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बात करूं इससे पहले मैं आपको एक वर्ड लिख देता हूं, क्योंकि ये जो वर्ड है ये आपको बहुत दिखने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि स्कूल ऑफ थॉट बहुत बहुत ही ज्यादा मिलेंगे आपको। स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स को हिंदी में अगर अपन पढ़ें तो विचारों का विद्यालय। स्कूल ऑफ थॉट्स क्या क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे काफी, जैसे कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, केंजियन स्कूल ऑफ थॉट, फिशर स्कूल ऑफ थॉट, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है ना। अब मेरे को एक बात बताइए कि ये स्कूल ऑफ थॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतने सारे हैं, तो अब फंस गए बच्चे, बोले सर करे कैसे, पढ़े कैसे, समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ बिलोंग करता है। ये रट्टा मारने वाली चीज हमसे तो होती नहीं है, कुछ बता दो। तो बता देते ना सर, बता देते हैं आपको। कैसे बताते हैं, देखिए। स्कूल ऑफ थॉट, अगर आपको, अगर मेरे को ऐसे इकोनॉमिस्ट मेरे सामने है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस उसका नाम पता है और मुझे उसका काम पता है, मेरे को नहीं पता कौन से स्कूल ऑफ थॉट में है और मेरे को बताने के कौन से स्कूल ऑफ थॉट में है, तो मैं उसमें क्या देखूंगा? नंबर 1 एंड दी ओनली थिंग दैट आई विल एवर सी, सिर्फ एक ही चीज देखूंगा मैं देखूंगा भाई साहब ने क्या अजम्पशन करी है, क्या अजम्पशन करा है, क्या अज्यूम करा है सर जी ने। अजम्पशन जो होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो होते हैं हमारे खेल के नियम, रूल ऑफ द गेम सर। दिस रूल्स ऑफ द गेम विल ड्राइव द गेम इटसेल्फ। अगर आपको नियमों के बारे में पता है, रूल्स के बारे में पता है, तो आप ये समझ लीजिए और लिख के ले लीजिए कि इसके बाद आपको कोई ये नहीं बता सकता, ये कोई परेशान नहीं कर सकता कि ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट से है। तो वंस यू हैव अंडरस्टूड the assumptions, once you've understood the rules of the games, you know how to play the game. अर्थशास्त्र खेलना आपको आ गया है। अगर आपको नियम समझ में आ गए तो आपको अर्थशास्त्र समझ में आ चुका है। तो अजम्पशंस आपसे पूछ लेगा ये कि, इसीलिए अजम्पशंस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको करना बहुत जरूरी है। आप, मैं एक टेबल बनाऊंगा, डोंट वरी, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको ये सब, पूरा स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे अपन अलग अलग लेवल पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिकल के बारे में ऐसा क्या है जो सारे क्लासिकल थ्योरीज जो है वो एक जगह पर डाल दिए गए हैं। वो इसीलिए डाल दिए क्योंकि एक ही चीज अज्यूम करते हैं वो। या किंजियन क्यों सब कॉमन है? क्यों भाई, वो चचेरे मौसेरे भाई थोड़ी है। किंजियन का मतलब ये थोड़ी कि वो कीन्स की डायनेस्टी से आते हैं, कीन्स का बच्चा है ना, कीन्स का चचेरा भाई, कीन्स का दादा, कीन्स का पोता, नहीं भैया। कीन्जियन स्कूल ऑफ थॉट कीन्स की डायनेमिक फैमिली को नहीं रिप्रेजेंट करता, डायनेस्टी नहीं है वो।
कीनजियन स्कूल ऑफ थॉट ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से ऐसे इकोनॉमिक महानुभाव हुए हैं, स्कॉलर्स हुए हैं, वो जो कीन्स ने जो अज्यूम करा था वही अज्यूम करके अपना गेम खेलते हैं। फंडामेंटल अजम्पशंस तो सारे स्कूल ऑफ थॉट की सेम ही रहेगी। एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसके जितने भी आगे स्कॉलर होंगे, और अगर थोड़ा सा बदलाव आ गया तो उसको क्या बोल देंगे, क्लासिकल था न्यू क्लासिकल। क्या बात है, नया, ये नई पीढ़ी है, इसमें अजम्पशन 2-3 और कर दिए इन्होंने, और सेम चीज बोल देगा न्यू कीनजियन। तो अजम्पशंस ही है इसमें मेन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझने पड़ेंगे आपको बहुत अच्छे से। टॉपिक नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय समझ चुके हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड कीनजियन मॉडल। तो इसको हिंदी में अगर अपन पढ़ें तो यह है उत्पादन और रोजगार का निर्धारण, पारंपरिक और कीनजियन मॉडल। पारंपरिक मतलब क्लासिकल, कीनजियन मतलब कीनजियन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार और आउटपुट का आप क्लास 12th एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो काफी बार मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो कोई ऐसा ज्यादा नया स्कोप नहीं है इसमें, पर सवाल जरूर पूछते हैं और अजम्पशन बेस्ड ही पूछते हैं यूजुअली। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन की, तीसरा टॉपिक, तो दो तो हमने कर लिए हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है ही। कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और रिलेटेड कंसेप्ट, एमपीसी पढ़ा हुआ है, फिर से क्लास 12th में आता है एमपीसी, पूरा आता ही है 100%, एमपीसी आएगा ही आएगा। और कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको बोला था, जब मैं पहला क्लास ले रहा था मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन फंक्शन इतना ज़रूरी मालूम पड़ता है सर, कि अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन अच्छे से पढ़ लिए तो फिर ब्रांचेस लेआउट होंगी। देखिए कंजम्पशन फंक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप देखिए आपका बिजनेस साइकिल कंप्लीट, डन, बिजनेस साइकिल आपका ओवर कंजम्पशन फंक्शन पढ़ने से और इन्वेस्टमेंट से। इसके बाद ग्रोथ मॉडल्स बहुत इजीली आराम से समझ जाएंगे आप, ग्रोथ मॉडल्स जो होते हैं अलग अलग, बाकी आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स में काम आएंगे कंजम्पशन फंक्शन। तो एक बार आपने एक टॉपिक पकड़ लिया, वो सब इंटरकनेक्टेड है सर, अलग अलग उसकी जो जड़ें है ना वो फैली हुई है बाकी पूरी यूनिट्स में, पूरी सिलेबस में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन फंक्शन में सवाल बनते ही बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे दिया इसमें, मार्जिनल एफिशिएंसी टू इन्वेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी टू कंज्यूम। एक सवाल बना था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड, 2018-19 में पूछा जा चुका है सवाल है। वो कहते हैं सर व्हाट इज आइनाडा कंडीशन, या इनाडा कंडीशन, जो भी कह लो, कंडीशन क्या है। इनाडा कंडीशन के बारे में, आइनाडा कंडीशन के बारे में उन्होंने पूछ लिया कि इस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कैसा होता है, उसका नेचर क्या मालूम पड़ता है, प्रोडक्शन फंक्शन का नेचर क्या मालूम पड़ता है, ये पूछ लिया उन्होंने सवाल। तो वेल बिहेव्ड या बाकी 3 कुछ ऑप्शंस थे, आंसर इसका है वेल बिहेव्ड। प्रोडक्शन फंक्शन वेल बिहेव्ड होता है आइनाडा कंडीशन में, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझना पड़ेगा सर ये तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो आपने स्किप कर दिया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो कंजम्पशन फंक्शन करना है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन करना है, हिंदी में देख लेते हैं इसका मतलब है क्या, उपभोग फलन और निवेश कार्य, जो आपकी एमईआई और एमईसी में आपको बता ही चुका हूं, मार्जिनल एफिशिएंसी टू इन्वेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी टू कंज्यूम। अगला गुणक और त्वरक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सुनो मेरी बात, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर समझ लिया ना, पॉल सैमुएल्सन की बिजनेस साइकिल उड़ा दोगे। ये 2 कंसेप्ट, उसके रिसर्च पेपर का नाम यही है, बिजनेस साइकिल, द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर इफेक्ट, दैट इज इट, ही इज रिटन दैट पेपर इन 1939। बाय द वे ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ती है, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट मालूम पड़ती है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले समझना पड़ेगा, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप कुछ कर रहे हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए मैंने इकोनॉमिक्स, अब काफ़ी मेरे को ऐसे सवाल भी बनते हैं कि सर जी बुक सोर्सेज बता दीजिए, कौन से यूनिट के बुक में कौन सी किताब पढ़ें, या आप पढ़ा दो या कुछ कर दो। मैंने कहा सर मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं सेकेंडरी सोर्सेज से पढ़ना मालूम नहीं पड़ता है मुझे, एटलीस्ट मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। सेकेंडरी सोर्सेज से मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता सीधे प्राइमरी सोर्स से। प्राइमरी सोर्स क्या सर जी, रिसर्च पेपर जो इकोनॉमिस्ट ने ओरिजिनली लिखे हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीड एवरी स्कॉलर, पर जो मेजर स्कॉलर है, सैमुएल्सन हो गया, कीन्स हो गया, इन सब की रिसर्च पेपर मेरे पास जब टाइम था तब मैं बहुत डिटेल में पढ़ चुका हूँ, बहुत डिटेल में समझ चुका हूँ उनकी ही भाषा में कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और ये आज के ज़माने में इंटरनेट पे अवेलेबल है सर, एक गूगल अवे सर, 1 गूगल, जस्ट सिंपली टाइप व्हाटएवर कीनजियन पीडीएफ रिसर्च पेपर 1936 जो भी उसका ईयर पब्लिकेशन है, और सीधे सीधे उसी का पढ़ डालो, पूरा समझ में आ जाएगा उसका विचार क्या है, उसके थॉट्स क्या है। पूरा नहीं पढ़ना पर एक क्लासिकल फ्रेमवर्क आप समझ लेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर आपने कर लेना है। फिर डिमांड फॉर मनी यहाँ से। अब देखो ये जो फिशर है, कैम्ब्रिज है, कीन्स है, फ्रीडमैन है और टॉबिन है, ठीक है, बॉमल टॉबिन एक ही चीज है। ये जो चीज है डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी जो यहाँ बन जाता है मुद्रा की मांग, फिशर, कैम्ब्रिज, कीन्स, फ्रीडमैन, टॉबिन, ये सब के सब सर पूछे जा चुके हैं। एवरी सिंगल ईयर पूछते ही हैं। पूछेगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, एलपीटी क्या है सर, फिशर क्या कह रहा है, ये कहते हैं कि सर कीन्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कीन्स हमारे भाई साहब क्या कह रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा भी करे कि सारे स्कॉलर को मिला मिलू के खिचड़ी बना के दे दी, बोले ये 4 स्कॉलर है, इन्होंने ये 4 थ्योरीज दी, अब अरेंज करो, मैच द फॉलोइंग सर। तो अगर आपको आता है, पढ़ा है, तो बहुत आसानी से वो सवाल उठ जाएगा, यूं उठ जाएगा सर। मुद्रा की आपूर्ति, सीआरआर, एसएलआर, हाई पावर्ड मनी क्या चीज है, क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी, सीआरआर, एसएलआर, हाई पावर्ड मनी, ये सारी चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है, फॉर्मूला क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ हाई पावर्ड मनी मेरे को निकालना है, या मुझे अगर डिपॉजिट, करेंसी डिपॉजिट रेशियो है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। ये मेरा 7वां इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप नहीं छोड़ सकते मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अभी तक मैं कुछ रिज्यूम करना चाहूँ तो अब मैं क्या क्या करूँगा। देखो सबसे पहले तो मुझे अजम्पशंस पढ़नी है। अजम्पशंस आर द रूल्स ऑफ द गेम, नियम है खेल के, आपको बताएंगे कि खेल खेलना कैसे है, नंबर 1। नंबर 2, आपको रिसर्च पेपर का टाइटल पता होना चाहिए कि किस रिसर्चर ने या किस इकोनॉमिस्ट ने जो भी लिखा था उसकी किताब का नाम या रिसर्च पेपर का नाम क्या था, और दूसरा ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या था। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट पड़ता है। जैसे जो कीन्स है उनका एक इंपॉर्टेंट पेपर आता है 1936 में, 1936 में। सैमुअलसन है, उनकी जो थ्योरी है वो 1939 में, 3 साल बाद में पब्लिश होती है। तो जब आप पढ़ोगे ना तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी कि जो इकोनॉमिस्ट है वो भी तो एक इंसान ही है। मैं एक कोट बताता हूँ, काफ़ी जगह मैं पढ़ा चुका हूँ, ये कोट मेरा बहुत फेवरेट है और ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। ये कोट कुछ ऐसे आता है दैट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। हर जो ऐसा इंसान है वो अपने चाइल्ड है अपने टाइम्स का, मतलब जिस टाइम वो पैदा हुआ था वो वहां पे बंधा हुआ है। तो जब आप देखेंगे कि कीन्स कौन था सर, कीन्स कहाँ से पैदा हुआ, ये कीन्स किंग्स कॉलेज लंदन, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट क्या मार्क्सिज्म की बात करेगा क्या? या 1939 पॉल सैमुअलसन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, 1939 का अमेरिका आप जानते हैं किस तरीके का था? डू यू थिंक दैट ही विल एवर टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? नहीं करता। इसीलिए पॉल सैमुअलसन अपने अजम्पशन में यह मानकर चलता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीरो है, जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो है, प्राइवेट ही इन्वेस्ट करेगा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का उसने नाम तक भी नहीं सुना था, डब्ल्यू भी नहीं सुना था। तो एवरी थिंकर देयरफॉर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। जब आप पढ़ोगे ना इतने इंट्रिकेट डिटेल्स में, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हर चीज रिलेटेड है। सर ये लोग इंसान थे, इन इंसानों ने एक सीक्वेंस से कुछ कुछ चीजें समझी है, किसी ने पिछले वाली से समझी तो किसी ने अपनी नई निकाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो इकोनॉमिक्स में आपको एक वो जो कहता है ना रट्टेबाजी से दूर ले जाएगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पास ले जाएगा, क्लियर। देखिए इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए ना तृप्ति और मोक्ष सिर्फ एक चीज है सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास है तो आपको मोक्ष प्राप्त हो गई, तृप्ति हो गई सर, ठीक है। ये 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट मालूम पड़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे बात करते हैं, ये हिंदी में हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें शायद एक चीज मिसिंग है, मैं एक नंबर और लिख लेता हूं यहाँ पर। मीनवाइल एक चीज मिसिंग है, इसको कहते हैं आईएसएलएम। आईएसएलएम बहुत बार पूछ दिया है सर, आईएसएलएम एनालिसिस। क्या पूछेगा आईएसएलएम में? ये पूछेगा क्या है आईएसएलएम, नहीं, ये क्या पूछेगा, आप सवाल देखिए। ये पूछेगा कि हमने सरकार की स्पेंडिंग बढ़ा दी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है मैंने बढ़ा दी। अब ये पूछता है सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी, अब ये मैंने बढ़ा दी, इसका इफेक्ट आईएसएलएम कर्व पे क्या होगा? राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? पूछ डाला। अब बेचारे एग्जामिनर भी क्या करे, अब या तो जिनको पता है उनको पता है, बोले राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, बाकी ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता, तो वो तो सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। पर देना तो पड़ेगा ना, क्या कभी कभी बोल देगा रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा उसमें। तो एनीवे दैट डजंट मैटर, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि यहाँ पे आईएसएलएम कर्व जो है वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाले सवाल पूछ रहा है, तो आपको ये आने चाहिए। ये कंसेप्ट आपके क्लैरिटी यहाँ काम आती है, बोथ डायरेक्ट एंड रिवर्स, इसकी मैं आपको बात करता हूँ। या 8वां जो हमारा सवाल बनता है वो है इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व एनालिसिस। बहुत बार फिलिप्स कर्व एनालिसिस खूब बार पूछा जा चुका है, खूब बार
सैचुरेट हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि कभी कभार मैं एग्जामिनर्स को देखता हूँ, सोचता हूँ कि यार ये कहाँ से लाते हैं ये सवाल। मतलब इतना तो क्या ही एग्जॉस्ट हो जाता हो कि कितना एक टॉपिक को कितना खुरेदोगे। पर बहुत फेवरेट है सर ये, यूजीसी नेट का बहुत फेवरेट है फिलिप्स कर्व। इन्फ्लेशन पे भी वही बनता है, पर फिलिप्स कर्व तो बड़ा ही फेवरेट है। और बिजनेस साइकिल, सारी बिजनेस साइकिल से एक बार सवाल आ चुका है। कीन, सैमुअल्सन, हिक्स, कैल्डोर, इससे एडवांस लेवल सवाल बनते हैं। क्या पूछेगा सैमुअल्सन से? अभी मैं बात ही कर रहा था सैमुअल्सन की, बाय द वे पूछ लेगा कि एंटी डैम्प्ड साइकिल क्या होता है। पूछे जा चुके हैं सवाल, एंटी डैम्प्ड साइकिल क्या होता है। बोलते हैं कि ऐसा कौन सी साइकिल है जो एक्सप्लोसिव होती है, कौन सी साइकिल एक्सप्लोसिव मालूम पड़ती है सर। हिग्स के बारे में पूछेगा। कैल्डोर क्या करेगा, कैल्डोर में एक ग्राफ बना देगा। ठीक है, एक ग्राफ बना दिया उसने। उस ग्राफ में उसने पूछा कि अब बताओ आइडेंटिफाई सी कंडीशन हियर, ये सी क्या है या डी क्या है, ऐसे करके पूछेगा सवाल। फिगर वाले सवाल फिर फंस जाते हो, क्या करें, दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। और फिर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जो कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मौद्रिक और राजकोषीय नीति बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। अगेन ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में इंटरलैप करता है, इंटरफियर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाले सवाल बनते हैं। ये पूछ लेगा आपसे कि मनी सप्लाई ऊपर नीचे, मौद्रिक में, कि मनी सप्लाई ऊपर नीचे करने से इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सवाल काफी बार पूछ भी चुका है ये। आखिरी में यथार्थवादी अपेक्षा का सिद्धांत, मतलब कि रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ये क्या चीज़ है, इस पे भी काफ़ी बार ऑड ईयर्स में सवाल आ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये 11 टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने कर लिए, तो जेआरएफ और नेट आपसे एकदम पास में है, मतलब एकदम ही पास में, और आप उसे पकड़ लेंगे तो जेआरएफ क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए दिस इज नॉट द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस, बहुत वास्ट सिलेबस है, पर हमें ये देखना है कि हमें वास्ट सिलेबस, क्योंकि लिमिटेड टाइम है सर। यू नो, वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वी एवर रेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें सीधी बात होती है सर, दैट आवर नीड्स आर अनलिमिटेड बट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्लानिंग द टू, प्लानिंग एंड मिक्स एंड मैचिंग दीज टू अजम्पशन। ये समझना कि हमारे मांगे जो हैं वो कभी खत्म नहीं होगी, पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हमारे पास चीज़ें हैं वो बहुत कम है, इसीलिए हमें प्लान करने पड़ते हैं हमारी रिसोर्सेज। तो यहीं से जो ये प्लानिंग स्टार्ट होती है, आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस तो बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, पर पढ़ना सब कुछ नहीं है। पढ़ना आपको आरओआई के हिसाब से जाना है कि कितना घंटे पढ़ने से कितने सवाल बन पा रहे हैं, वो आरओआई आपको ये 11 टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में देंगे। ये मैंने आपको अब तक 19 सवाल, 19 टॉपिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में बता दिए हैं, और ये 7 सवाल मैंने आपको, आई थिंक रफली 11 टॉपिक्स मैंने आपको इसमें बता दिए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो दिस विल बी अराउंड 30 टॉपिक्स मैंने 2 यूनिट में कवर कर दिए हैं, जो आपको आने चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले ऐसे टॉपिक की, यूनिट नंबर 3 की। धन्यवाद।